वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने Next.js एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन करी थी, अपनी फर्स्ट Next.js एप्लीकेशन को क्रिएट किया था, उसको रन भी किया था। बट यहाँ पे हमारे पास जो फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर आया था हमारी Next.js एप्लीकेशन का, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था। तो ये वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड वीडियो रहने वाली है Next.js एप्लीकेशन के फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर पे, जिसमें हम इन सारे फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जा रहा है विद Next.js। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम यहां पर आते हैं और यहां पर आकर जो सबसे पहली डायरेक्टरी है, सबसे पहला जो फोल्डर है .next का, हम इसको डिस्कस करते हैं। ये डायरेक्टरी आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आपने इसके अंदर आकर कोई डायरेक्टरी बनानी है, ना ही कोई फाइल बनानी है, ना ही किसी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर जाकर आपने कोई मॉडिफिकेशंस करनी है। इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना है। इनफैक्ट इसको आप खुद बनाते भी नहीं हो। उसका रीजन यह है कि जब आप अपनी Next.js एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन करते हो तो आपके पास जो डायरेक्टरी स्टार्ट होती है वो ऐप डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है, .next की डायरेक्टरी नहीं होती। बट जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को रन करते हो तो उसका एक ऑप्टिमाइज वर्जन बनाया जाता है, उसकी एक बिल्ड फोल्डर बनाया जाता है, और वो बिल्ड फोल्डर बेसिकली कौन सा होता है, ये .next का होता है, जो बेसिकली काफी लाइट वेट होता है और यही बेसिकली हम प्रोडक्शन लेवल पर भी लेकर जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। ऑटोमेटिकली जनरेट का मतलब ना तो हमें ये डायरेक्टरी बनानी है, ना ही इसके अंदर आकर हमें कोई भी मॉडिफिकेशंस करनी है। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी तो आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा आपके काम की कोई डायरेक्टरी अगर है तो वो बेसिकली है ये ऐप डायरेक्टरी, क्योंकि जितने भी आप अपने पेजेस बनाते हो, जितने भी आप लेआउट बनाओगे, मिडलवेयर बनाओगे, वो सारे पेजेस आपके कहां पे बनते हैं, इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर बनते हैं। अगर आपने होम पेज बनाना है, आपने अबाउट पेज बनाना है, आपने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, लॉग इन साइन अप पेजेस बनाने हैं, लेआउट बनाने हैं, वो सारी चीजें बेसिकली आप कहां पे बनाते हो, इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर बनाते हो। ये बेसिकली क्या होता है, आपके पेजेस की डायरेक्टरी होती है। ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर हम जिस नाम से यहाँ पे फाइल बनाते हैं उसी नाम से हमारा पेज बना दिया जाता है, उसी नाम से हमारा राउट बना दिया जाता है। तो जब हम Next.js में आके राउटिंग को डिस्कस करेंगे तब ये चीज हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे काम की जो डायरेक्टरी आपके पास है, ये जिसके अंदर आप बेसिकली काम करोगे, जिसके अंदर आप आकर फाइल्स बनाओगे, काम करोगे, कोड लिखोगे, वो बेसिकली कौन सी डायरेक्टरी होगी, ये ऐप डायरेक्टरी होगी, जिसके अंदर आपके क्या आ रहे होंगे, बेसिकली व्यू का सिंटेक्स आएगा, जिसके अंदर हम Next का सारा काम कर रहे होंगे, अपने पेजेस को डिजाइन कर रहे होंगे, लेआउट वगैरह बना रहे होंगे, वो सब कुछ हम यहां पे कर रहे होंगे इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर। क्योंकि जितने भी हमारी एप्लीकेशन के पेजेस होंगे, उन सारे पेजेस का जो कोड होगा वो हम किसके अंदर लिखेंगे, इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स बनाकर काम करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं नोड मॉड्यूल्स की, तो ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी जब हमने इंस्टॉलेशन करी थी, कि हमारे पास क्या होता है, npm होता है नोड का पैकेज मैनेजर, जिसका काम होता है पैकेजेस को मैनेज करना। तो यहां पे जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल हुए हुए हैं उनको मैनेज करना, या इन फ्यूचर आप यहां पे कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करोगे, तो npm उन सारी चीजों को कहां पे स्टोर करवाता है, इस नोड मॉड्यूल्स में स्टोर करवाता है। और ये काफी हैवी फोल्डर होता है। जब भी हम बेसिकली प्रोडक्शन साइट पे लेके जाते हैं या हम बेसिकली गिटहब पर कोड पुश करते हैं, तो हम कभी भी नोड मॉड्यूल्स को पुश नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप जनरेट हो जाता है। अगर हम इसको यहां पे डिलीट कर दें और npm i की कमांड रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नोड मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी जनरेट हो जाती है। क्योंकि npm का क्या काम होता है, सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना। तो npm क्या करता है, पैकेज.json में जाता है, यहां से जाके सारी चीजें पढ़ता है और आपकी ये जो नोड मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी है इसको यहां पे जनरेट कर देता है। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी अगर डिलीट भी हो जाए तो वापस आ सकती है, कैसे, npm i यानी कि npm इंस्टॉल की कमांड से। और इसके अंदर होता क्या है, सारे वो पैकेजेस यहां पे लिस्ट हुए हुए होते हैं, स्टोर हुए होते हैं, जो आपके एप्लीकेशन में यूज हो रहे होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आती है पब्लिक डायरेक्टरी, जिसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, वो सारे पब्लिक एसेट्स यहां पे रखते हैं जो ब्राउजर पर पब्लिकली एक्सेस किए जा सकते हैं। जैसे फेव आइकन होता है। फेव आइकन क्या होता है कि बेसिकली ये जो आपके यहां पे टैब में यहां पे जो आइकन आ रहा होता है ना, बेसिकली ये जो आइकन है इसको हम क्या बोलते हैं, फेव आइकन बोलते हैं। ठीक है, तो आपने अगर फेव आइकन चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। यहां पे हमारे पास एक और फाइल होती है robots.txt की। जब भी हमने ऐसी ऑप्टिमाइजेशन
एप्लीकेशन करनी होती है तब ये फाइल आपके बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। तो इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर हम क्या करते हैं, वो सारे पब्लिक बेसिकली एसेट्स रखते हैं, कुछ पब्लिक इमेजेस रख सकते हैं जो आप चाहते हो कि ब्राउजर पर पब्लिकली एक्सेसिबल हो, ठीक है। कोई यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डेटा हम यहाँ पे नहीं रखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास एक फाइल आती है .gitignore की फाइल। नाम से ही पता चल रहा है इस फाइल के अंदर बेसिकली हम उन फोल्डर्स का या आप कह सकते हो कि उन फाइल का नाम यहाँ पे लिस्ट करवाते हैं जिसको हम गिट को बोलते हैं कि भाई इन फाइल और फोल्डर को तुमने इग्नोर कर देना है, इसको वर्जन कंट्रोल में नहीं लेके जाना है। जैसे हमने यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि भाई गिटहब पे जब भी हम कोड पुश करते हैं या वर्जन ट्रैकिंग करते हैं गिट का यूज करते हुए, नोड मॉड्यूल्स की हमें बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। ये काफी हैवी फोल्डर होता है और ये हर बंदा अपने पास खुद जनरेट कर सकता है सिर्फ npm i यानी कि npm इंस्टॉल की कमांड का यूज करते हुए, ठीक है। तो ये गेट इग्नोर की फाइल होती है। अगर आप यहाँ पे कोई .env की फाइल बनाते हो अपने प्रोजेक्ट में जिसके अंदर आप अपना कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टोर करवाना चाहते हो, डेटाबेस के पासवर्ड रखना चाहते हो, API कीज रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि बेसिकली वो फाइल का कोड आपके गिटहब पर कहीं पुश ना हो, तो उसके लिए उस फाइल का नाम आप कहाँ आके लिख दोगे, गेट इग्नोर के अंदर आके लिख दोगे ताकि गिट उसको क्या कर दे, इग्नोर कर दे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास गिट इग्नोर की फाइल होती है। देन उसके बाद हमारे पास एक और फाइल आती है next.config.ts की फाइल। ये फाइल भी एज सच आपके काम की नहीं है। अगर आपने नक्स की कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी तो वो आप यहां पे आके कर सकते हो, अदरवाइज ये इतने ज्यादा कोई आपके काम की नहीं होती है, ठीक है। वो जो डेवलपमेंट टूल्स वगैरह आते हैं उसको इनेबल करना है तो ये ट्रू है, अगर उसको इनेबल नहीं करना तो आप यहाँ पे इसको फॉल्स कर सकते हो। तो ये बेसिकली Next.js की कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है, ये इतनी ज्यादा बिगिनर लेवल पे आपके काम की नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद इन दो फाइल्स को जरा छोड़ते हैं, पहले आ जाते हैं readme.md पे। जब भी हम गिटहब पे बेसिकली अपना कोड पुश करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक रीडमी की फाइल होती है जिसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स लिख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारे प्रोजेक्ट को सेटअप अगर आप करना चाहते हो या आप इसको यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन कौन सी कमांड्स रन करनी पड़ेंगी। आप अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स बेसिकली कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास tsconfig.json की फाइल आती है जिसमें हम टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एज अ बिगिनर ये फाइल भी आपके काम की नहीं है। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, और वो है ये package.json और package-log.json। ये आपसे इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि package.json और package-log.json इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं आपको package-log.json में लेके चलता हूं तो देखो इसमें भी इस तरीके का कोड है, अगर मैं आपको package.json में लेके चलता हूं तो देखो इसमें भी इस तरीके का कोड है। लेकिन डिफरेंस क्या है, package.json का यहाँ पे लाइन आप देखो कितनी आ रही है, 17 लाइन्स का कोड है। लेकिन package-log.json में अगर मैं आऊं तो अब आप चलते जाओ कितनी लाइन्स है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 12,000 लाइन्स का कोड है। अब यहां पे डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इसको समझते हैं। package.json के अंदर आपकी एप्लीकेशन की डिटेल्स होती हैं कि आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है, आपकी एप्लीकेशन की स्क्रिप्ट्स क्या हैं, कि किस कमांड से उसकी बिल्ड बनेगी, किस कमांड से उसको आप रन कर सकते हो, किस कमांड से आप उसको जनरेट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हो गई। या जो आपकी डिपेंडेंसीज के जो वर्जन है वो आपको यहाँ पे पता चल जाते हैं। यानी कि आपकी एप्लीकेशन की जो डिटेल्स होती हैं वो कहाँ पे मिलती हैं, package.json में मिलती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ package-log.json की, तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितने मॉड्यूल्स यूज हो रहे हैं, जितने पैकेजेस यूज हो रहे हैं, उन सबके एग्जैक्ट वर्जन के साथ, लॉक वर्जन के साथ एग्जैक्ट चीजें डिटेल में हर चीज आपको कहां पे मिलती है, package-log.json में मिलती है। आपने देखा है नोड मॉड्यूल्स के अंदर कितने सारे पैकेजेस हैं, इन सारे पैकेजेस की कंप्लीट एग्जैक्ट वर्जन के साथ डिटेल आपको कहां पे मिलेगी, package-log.json में मिलेगी। तो अगर आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि package.json और package-log.json इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे, package.json में हमारी एप्लीकेशन की डिटेल्स होती हैं, जैसे कि हमारी एप्लीकेशन का नाम, हमारी एप्लीकेशन की स्क्रिप्ट्स, हमारी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज। लेकिन अगर हम बात करते हैं package-log.json की, तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो डिपेंडेंसीज यूज हो रही हैं, जो पैकेजेस यूज हो रहे हैं, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट वर्जन्स के साथ वो सारी चीजें आपको कहां पे मिलती हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन package-log.json में मिलती हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं यहां पर आकर नोड मॉड्यूल्स को क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, जैसे मैंने आपके
सामने नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर दिया, तो क्या नोड मॉड्यूल्स दोबारा आ सकता है? इस तरह से भी ये चीज आपसे इंटरव्यूज में पूछी जाती है। और एक और तरीका ये होता है कि आपसे पूछा जाता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज.जेसन ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है या नोड मॉड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका आंसर देते हो कि पैकेज.जेसन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि जब भी आप गिटहब पर कोड पुश करते हो नोड मॉड्यूल्स वहां पे नहीं जाता, लेकिन आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए नोड मॉड्यूल जरूरी होता है। अभी अगर मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा, मेरी एप्लीकेशन रन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वो डिपेंडेंसीज ही नहीं है, वो सारे पैकेजेस ही नहीं है। तो नोड मॉड्यूल्स कैसे ऑटोमेटिकली जनरेट होता है? हमें रन करनी होती है npm i की कमांड, यानी कि npm इंस्टॉल की कमांड। अगर हम यहाँ पे आके लिखते हैं npm इंस्टॉल, आप सिंपल npm i भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आके npm इंस्टॉल की कमांड रन करूंगा, तो ये जो नोड का पैकेज मैनेजर है ना, ये क्या करता है, ये आता है पैकेज.जेसन में और ये बोलता है कि अच्छा भाई आपकी एप्लीकेशन की ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है भाई समझ गया मैं, ये डिपेंडेंसीज वगैरह हैं, ये इन सारी चीजों को रीड करेगा और फिर ये क्या करता है, नोड मॉड्यूल्स को यहाँ पे जनरेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, नोड मॉड्यूल्स को जनरेट कर दिया। तो ये आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि भाई अगर नोड मॉड्यूल्स डिलीट हो जाए तो क्या मेरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा? नहीं भाई, बर्बाद नहीं होगा, npm i की कमांड रन करेंगे आ जाएगा। लेकिन अगर पैकेज.जेसन डिलीट हो गया तो क्या प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर आप npm i की कमांड रन करोगे तो npm आता कहां पर है, पैकेज.जेसन में आता है। अगर पैकेज.जेसन ही नहीं मिलेगी तो npm i कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए पैकेज.जेसन हमारी एप्लीकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है। इसके साथ साथ एक और मजे की आपको चीज दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पे आके मैं रन करता हूं, बेसिकली हमारी रन करने की कमांड क्या थी, dev। ठीक है, मैं यहां पे आके लिखूंगा npm run dev, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहां पे रन कर दी जाएगी। ठीक है, मैं इसको यहां पे आके क्या कर लेता हूं, ओपन कर लेता हूं। देखो मेरी एप्लीकेशन यहां पे रन हो चुकी है, बड़े मजे की एप्लीकेशन आ रही है, देखो। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। मैं यहां पे आके इस एप्लीकेशन को क्लोज करता हूं, यहां पर आते हैं हम, इसको भी यहां पे क्लोज कर देते हैं। जरूरी है क्या मुझे यहां पे npm run dev की ही कमांड रन करनी पड़ेगी? क्या मैं इस कमांड को चेंज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है, dev, ये स्क्रिप्ट क्या है, dev की। मैं इसको यहां पे आके कर सकता हूं फर्जीन, इसको मैं यहां पे आके सेव करूंगा। अब अगर मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आकर मैं कमांड रन करूंगा npm run फर्जीन की कमांड, तो इससे भी क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। क्योंकि अब स्क्रिप्ट के अंदर क्या था कि अगर मैं npm run फर्जीन रन करूंगा तो आपने Next.js को डेवलपमेंट मोड पे रन कर देना है। तो अब अगर मैं दोबारा वापस यहां पर आता हूं, यहां पर अगर आप देख सकते हो मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि जरूरी नहीं है कि यहां पे आप इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी स्क्रिप्ट्स को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। वापस हम इसको क्या कर देते हैं, क्या लिखा हुआ था, dev लिखा हुआ था, मैं इसको वापस यहाँ पे dev ही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। एक काम और कर लेते हैं यार, गिटहब पर भी कोड पुश कर ही लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या आएंगे, सबसे पहले अपने गिटहब के अकाउंट पर आएंगे। आपके पास गिटहब का अकाउंट भी बना हुआ होना चाहिए और गिट भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है या आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, डेवऑप्स की मेरी सीरीज चल रही है जिसमें मैंने गिटहब बिगिनर से एडवांस लेवल तक पढ़ा है, तो आप यहां पर आकर ये चीजें देख सकते हो, जिसमें मैंने गिटहब का सेटअप बताया है, कोड कैसे पुश करना है, सारी चीजें बताई हुई हैं। तो इस प्लेलिस्ट को भी आप साथ साथ फॉलो कर सकते हो, क्योंकि डेवऑप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम जरा यहां पर आते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने गिटहब अकाउंट पे। यहां पर आकर मैं एक रिपोजिटरी बनाऊंगा और रिपोजिटरी बनाने के बाद मैं सबसे पहले अपनी रिपोजिटरी का नाम बताऊंगा। नाम मैं यहाँ पे आगे रख लूँगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पे रख लिया नेक्स्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे आके रख लेंगे JS, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या रखूँ, फुल स्टैक रख लेते हैं, Next.js फुल स्टैक कोर्स, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे रख लेते हैं 2025 द टेक्जीन। ठीक है, ये मैंने अपनी रिपोजिटरी का नाम रख लिया है। और इसके साथ साथ मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करूँगा, जिससे क्या होगा, मेरी रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। ये जो लिंक है, इस लिंक को कॉपी करेंगे, कमांड सारी यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे रट गई है कमांड, तो मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आकर सबसे पहले git init लिखूंगा, जिससे गिट इनिशियलाइज होगा। देन उसके बाद गिट ऐड डॉट करूंगा कि चेंजेस को गिट में ऐड करवा दो। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर कमिट करूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा गिट कमिट -m, और एक यहाँ पे मैसेज दे देंगे। जैसे आज हमने क्या डिस्कस करा है, फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख दूंगा, फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया। देन उसके बाद हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि मेरी करंट ब्रांच का नाम क्या कर दो, रीनेम कर दो, क्या कर दो, मेन रख दो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, कि आपने अभी अभी जो गिटहब पर एक रिपोजिटरी बनाई
आई हो उस रिपोजिटरी को यहाँ पे ऐड करवा दो, यानी कि लिंक करवा दो। उस रिपोजिटरी का URL ये था जो कि मैंने यहाँ से कॉपी किया हुआ था, और देखो यही सारी कमांड्स लिखी हुई हैं, गेट इनिट, गेट एड डॉट, गेट कमिट, गेट ब्रांच, गेट रिमोट, और आखिरी कमांड क्या होती है, गेट पुश की कमांड। तो मैं सिंपल यहाँ पे आगे लिख दूंगा गेट पुश -u ओरिजिन में, ठीक है, जिससे क्या होगा, मेरी ये जो एप्लीकेशन है ये मेरे गिटहब पर चली जाएगी, और इसी गिटहब URL को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आगे आने वाले टाइम में जो भी हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जितनी भी चीजें कवर करेंगे, वो सारी चीजें आपको इसी रिपोजिटरी के अंदर मिलती जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर का, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम Next.js की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, अपने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट का चैंपियन बनाया जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।